चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग लघुत्तम समापवर्तीय के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए लघुत्तम समापवर्तीय को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे छोटे उभयनिष्ठ गुणज को हम लोग लघुत्तम समापवर्तीय कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटे उभयनिष्ठ गुणज, यहां पर एक शब्द आया, क्या है, गुणज, है ना। गुणज का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं कहूं 7 गुना 3 बराबर कितना होगा 21। अरे यार इस पेन में थोड़ा दिक्कत है। 7 गुना 3 बराबर 21, तो हम क्या कह सकते हैं इसे, 21 जो है 7 और 3 के गुणज है। देखिए गुणज को और क्या कह सकते हैं हम लोग, 7 के टेबल में जो भी आएगा, है ना, जैसे कि 7 दूनी 14, सॉरी 7 दूनी 14 हो गया, 7 ते 21, 7 चौके 28, 7 पंचे 35, 7 छक्का 42, है ना। इस तरह से 7 के टेबल में जो भी आएगा, है ना, इनफाइनाइट तक, वो सब जो है 7 के गुणज है। और 3 के गुणज कौन कौन से होंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना। तो देखिए 7 और 3 के गुणज क्या हो रहा है 21, मतलब 7 और 3 का लघुत्तम समापवर्तीय क्या है 21 है। देखिए यहाँ पर 7 के टेबल में 7 पहली बार में आया, दूसरे बार में 14, तीसरे बार में 21, है ना। इसी तरह 3 के टेबल में 3 पहले बार में आया, दूसरे बार में 6, चौथे बार में 12, पांचवें बार में 15, छठे बार में 18 और सातवें बार में 21, है ना। तो मतलब इन दोनों में समान गुणज कौन कौन सा है, 21 ही है ना। यहाँ पर भी 21 है और यहाँ पर भी 21 है, मतलब 7 के गुणज में तीसरे बार में 21 आया और 3 के गुणज में सातवें बार में 21 आया, है ना। मतलब 7 और 3 का लघुत्तम समापवर्तीय क्या होगा 21 होगा, है ना। इस तरह से हम लघुत्तम समापवर्तीय कैसे परिभाषित कर सकते हैं, वह अपवर्तीय जो दी गई संख्याओं का सबसे छोटा समान अपवर्तीय हो, दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय कहलाता है। या फिर लघुत्तम समापवर्तीय की इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि सबसे छोटे उभयनिष्ठ गुणज को लघुत्तम समापवर्तीय कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए लघुत्तम समापवर्तीय को हम लोग 2 विधियों से निकाल सकते हैं। पहला है हम लोगों का अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि, है ना। चलिए पहला कौन सा है हम लोगों का, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है, संख्याओं का अलग अलग हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई संख्या है मान लीजिए, है ना, 16 और 24, इन दोनों को हम लोगों को लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 16 और 24 का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि महत्तम समापवर्तक में करते थे, है ना। चलिए दोनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। पहले 16, सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड कौन सा है, 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2। चलिए इसी तरह 24 के कौन कौन से गुणनखंड है, 24 के निकाल लेते हैं। सबसे पहले 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा 2 छक्के 12, फिर 2 से कटेगा 2 तिया 6, फिर 3 से, ठीक है, 3 एकम 3। ठीक है, चलिए देखिए अब इन दोनों संख्याओं 16 और 24 के गुणनखंड को एक साथ लिखते हैं। ठीक है, चलिए 16 और 24 के सभी गुणनखंड को एक साथ लिख लेते हैं हम लोग, ऐसे रखते हैं। 16 और 24 के कौन कौन से गुणनखंड है, सबको लिख लेते हैं। 1 2 3 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, हाँ ठीक है, 4 2 है ना, 4। इसमें कितना 2 है, 1 2 3 और 1 3, है ना, 1 2 3 और 1
3, ठीक है। चलिए अब जिसके जोड़े बन रहे हैं उसके जोड़े बना दीजिए, ठीक है। जैसे कि ये 2 के एक जोड़े बन रहे हैं, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, अब इन दोनों के जोड़े नहीं बन रहे हैं, ठीक है। ये 2 तो सिंगल है, 3 भी सिंगल है, इसलिए इन लोग जोड़े नहीं बन रहे हैं, इसलिए छोड़ दीजिए। अब जितने भी जोड़े बन रहे हैं उन सभी को एक एक बार लिखते हैं। जैसे कि 2 के एक जोड़े बन रहे हैं, इसे एक बार लिखेंगे, इस जोड़े को भी एक बार लिखेंगे और इस जोड़े को भी एक बार लिखेंगे, ठीक है। आपका क्या बच गया, 2 और 3 है ना, तो 2 गुना 3, ठीक है। कितना आया टोटल, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, ठीक है। 48 मतलब 16 और 24 का लघुत्तम समापवर्तीय कितना होगा, 48 होगा, ठीक है। इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि में हम लोग अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। 16 और 24 के गुणनखंड को अलग अलग निकालेंगे, उसके बाद दोनों गुणनखंड को एक साथ लिखकर जिसके जोड़े बन रहे हैं उससे जोड़े बनाएंगे, जिसके जोड़े बन रहे हैं उसे एक एक बार लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि में लघुत्तम समापवर्तीय निकाला जाता है, ठीक है। चलिए लघुत्तम समापवर्तीय निकालने की दूसरी विधि हम लोग कौन सी है, भाग विधि, है ना। चलिए यहां पर लिख देते हैं हम लोग भाग विधि। लघुत्तम समापवर्तीय निकालने के लिए इसी विधि का अक्सर प्रयोग किया जाता है। चलिए भाग विधि में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी संख्या है ना, 16 और 24, उसी संख्या को ले लेते हैं, 16 और 24 है ना। अब हम लोग इस 16 और 24 का लघुत्तम समापवर्तीय निकालेंगे, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को एक साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। 16 और 24। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेते हैं जो 16 और 24 में से दोनों में से किसी एक को पूरी तरह से डिवाइड करे या फिर पूरी तरह से विभाजित करें, है ना। अगर वह संख्या इन दोनों में से किसी भी संख्या को विभाजित नहीं करते तो उसके जगह पर कोई और अभाज्य संख्या लेते, है ना। चलिए सबसे पहले 2 लेते हैं, ठीक है। छोटी अभाज्य संख्या लेना है जो दोनों में से, है ना, या फिर 16 या फिर 24, है ना, दोनों में से किसी एक संख्या को पूरी तरह से विभाजित करना चाहिए, है ना। देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्या का मतलब आप लोग समझ रहे हो क्या है। पिछले वीडियो में हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है ना। महत्तम समापवर्तक में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उस वीडियो को तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख लीजिए। चलिए 2 अट्ठे 16, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है। चलो फिर 2 से कटेगा पूरी तरह से, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर 2 से पूरी तरह से कट जाएगा, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा इसलिए 3 को जैसे का तैसे नीचे उतार देते हैं, ठीक है। चलिए अब इस यहाँ पर 3 से कटेगा, ठीक है। 3 एकम 3। चलिए सभी को एक साथ लिख लेते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, कितना हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 बराबर 48, है ना। मतलब 16 और 24 का लघुत्तम समापवर्तीय कितना हुआ, 48, ठीक है। इसी तरह से हम लोग मतलब दोनों विधियों में से किसी एक विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं, आपको जो पसंद हो, है ना। या फिर आप भाग विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं या फिर आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी लघुत्तम समापवर्तीय निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप लोग लघुत्तम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तक में कंफ्यूज मत होना। देखिए लघुत्तम समापवर्तीय का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा समान गुणज, और महत्तम का क्या होता है, सबसे बड़ा गुणनखंड, सबसे बड़ा समान गुणनखंड, है ना। चलिए
आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन को दबाना भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।